दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नथिंग इज़ यूजलेस। यूजलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकार। तो क्या मतलब हुआ? नथिंग इज़ यूजलेस मतलब कुछ भी बेकार नहीं है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप इसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ फार्मर हैड अ बिग ऑर्चर्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तब हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ फार्मर मतलब एक किसान, हैड अ बिग ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। मतलब एक फार्मर के पास, एक किसान के पास एक बड़ा बगीचा था। इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। इट हैड वेरियस, और ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है। और दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है इस तरह का कोई भी शब्द जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाए, इसको प्रोनाउन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम। तो ये जो इट है वो बगीचे के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज मतलब इसमें अलग अलग तरह के, वेरियस काइंड्स का मतलब होता है अलग अलग तरह के जो फ्रूट के ट्रीज थे, मतलब जो फलों के पेड़ थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसमें अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे। वन ऑफ दैम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री विच हैड बियरिंग फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। वन ऑफ देम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री, उनमें से एक क्या था? वॉज ओल्ड मैंगो ट्री, वो एक पुराना आम का पेड़ था। विच हैड बियरिंग, और बियर का मतलब होता है फलना। विच हैड बियरिंग फ्रूट्स, जिसके अंदर फल जो थे, जिसके अंदर फल आ रहे थे, या कह सकते हैं जो फल दे रहा था। इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब आप किसी भी वाक्य के अंदर हैड का प्रयोग करते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म का, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट हैड बिकम, बिकम का मतलब बन जाना। इट हैड बिकम वो बन गया था, होम घर बन गया था, किसका? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स मतलब कि सैकड़ों पक्षियों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो इट है ये भी एक प्रोनाउन है जो कि पेड़ के लिए जो ये जो आम का पेड़ है उसके लिए इट का प्रयोग किया गया, और ये एक प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स मतलब ये सैकड़ों पक्षियों का घर बन गया था। चलिए आगे देखिए। टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल द फार्मर डिसाइडेड टू कट इट। क्या मतलब हुआ? टेकिंग द ट्री। टेक का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना या फिर समझना। टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल मतलब पेड़ को ये समझते हुए, टू बी नो मोर यूजफुल मतलब ये अब और ज़्यादा काम का नहीं है। द फार्मर डिसाइडेड, जो फार्मर था, किसान था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू कट इट डाउन उसे काट देने का। चलिए आगे देखिए। He went to the orchard with an axe for the same purpose। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू द ऑर्चर्ड, वो बगीचे पर गया, विद एन एक्स एक कुल्हाड़ी लेकर या कुल्हाड़ी के साथ, फॉर द सेम पर्पज़ उसी उद्देश्य के लिए। पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वो बगीचे पर गया
कुल्हाड़ी के साथ या कुल्हाड़ी लेकर उसी उद्देश्य के लिए, और ये क्या उद्देश्य था, उस पेड़ को काटने का। चलिए आगे देखिए। सीइंग द फार्मर अराइव विद एन एक्स द बर्ड्स प्लीडेड, क्या मतलब हुआ, सी का मतलब होता देखना और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म में सीइंग द फार्मर अराइव, मतलब कि किसान को आता हुआ देखकर, विद एन एक्स कुल्हाड़ी के साथ, द बर्ड्स प्लीडेड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, प्लीड का मतलब होता है विनती करना और ये सेकंड फॉर्म है प्लीडेड, तो क्या मतलब हुआ, द बर्ड्स प्लीडेड, जो पक्षी थे उन्होंने विनती की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि किसान को कुल्हाड़ी के साथ आता हुआ देखकर पक्षियों ने विनती की। मिस्टर फार्मर, मिस्टर मतलब श्रीमान, श्रीमान किसान, प्लीज़ डोंट फेल दिस ट्री, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फेल का मतलब होता है गिराना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल फेल फॉलन, जिसका मतलब गिरना होता है। लेकिन यहाँ जो ये वर्ड है FALL, ये फॉल की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, इसका एक अलग मतलब है जिसका मतलब होता है गिराना। तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड है फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म भी है, उसके अलावा ये एक सेपरेट वर्ब भी है, मतलब जिसका मतलब होता है गिराना। तो इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है गिराना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मिस्टर फार्मर, श्रीमान किसान, प्लीज़ डोंट फेल दिस ट्री, कृपया करके इस पेड़ को मत गिराइए। इट्स आवर होम, और दोस्तों इट्स का मतलब होता है इट इज़, और ये जो हमारा वाक्य है इट्स आवर होम, ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप इज एम आर का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं और किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट में, वर्तमान में, जहाँ पर आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं लेकिन आप किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ आर होम, मतलब ये हमारा घर है। चलिए आगे देखिए। वी शैल बिकम होमलेस, और दोस्तों होमलेस एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। होमलेस का मतलब होता है बेघर, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, वी शैल बिकम, बिकम मतलब बन जाना, वी शैल बिकम होमलेस मतलब हम बेघर हो जाएंगे। वी शैल लीव एंड यू वॉन्ट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर, क्या मतलब हुआ, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, चले जाना। तो क्या मतलब हुआ, वी शैल लीव, हम चले जाएंगे, एंड और यू वॉन्ट हियर। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं वॉन्ट हियर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन जब आप नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आप इसको शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख देते हैं। तो वॉन्ट का मतलब हो गया विल नॉट, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, और चाहे आप नोट कर सकते हैं कि विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विल नॉट, और ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी शैल लीव, हम चले जाएंगे, एंड यू वॉन्ट हियर, और आप नहीं सुनोगे, आर सॉन्ग्स, हमारे गानों को, एनी मोर, और ज़्यादा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। उन्होंने, पक्षियों ने किसान से क्या कहा कि हम बेघर हो जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, एंड यू वॉन्ट हियर आर सॉन्ग्स एनी मोर, और आपको हमारे गाने और सुनाई नहीं देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे सॉन्ग्स आपने देखा है, सॉन्ग्स का मतलब कोई गाने नहीं है, जाहिर सी बात है जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो भी एक तरह का संगीत ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर सॉन्ग्स का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, किसान है, वो कुल्हाड़ी के साथ आया और जो पक्षी हैं वो उससे विनती कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीज़, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना या फिर नज़रअंदाज कर देना। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीज़, और प्लीज़ का मतलब होता है प्ली का मतलब होता है विनतियाँ, और ये प्ली का मतलब होता है विनती, और ये प्लीज़ है, इसका मतलब ये प्लूरल ना होने, जिसका मतलब हो गया विनतियाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीज़, लेकिन किसान ने उनकी विनतियों को नज़रअंदाज कर दिया, कह सकते हैं अनदेखा कर दिया। एंड ब्रॉट डाउन हिज एक्स,
ऑन द ट्रंक, और ट्रंक का मतलब तना, और वो लेके आ गया हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को ऑन द ट्रंक मतलब कि तने पर। ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस किसान ने उनकी विनतियों को अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और वो जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो उस तने पर लेकर आ गया। ऑफ द ट्री, पेड़ के तने की जो पेड़ का जो तना था उस पर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ गया। चलिए आगे देखिए। सडनली ही साइटेड अ बिग बी हाइव इन द होलो ऑफ द ट्री। क्या मतलब वो? सडनली मतलब कि अचानक, ही साइटेड, और दोस्तों साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को का दिखाई पड़ना, देखना। ही साइटेड, उसे दिखाई पड़ा अ बिग बी हाइव, और दोस्तों बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। उसे अचानक एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता नज़र आया, दिखाई दिया। इन द होलो, होलो का मतलब होता है एक खाली स्थान, होलो का मतलब है खोखला, एक खोखले स्थान पर इन द होलो ऑफ द ट्री, मतलब जो पेड़ के अंदर जो एक खोखला स्थान था वहाँ उसको एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता नज़र आया। चलिए आगे देखिए। द साइट ऑफ द हाइव मेड द फार्मर रीथिंक, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये कॉजेटिव सेंटेंस है, और मैं आपको बता देता हूँ कि कॉजेटिव का मतलब क्या होता है। कॉजेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे किसी कॉज की वजह से और वो कॉज किसी और की वजह से हो, तो इस तरह का जो वाक्य है उसे कॉजेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये हमारा कॉजेटिव सेंटेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या मतलब हुआ? द साइट, और साइट का मतलब दृश्य, ये जो दृश्य था ऑफ द हाइव उस छत्ते का, मेड द फार्मर रीथिंक, उसने फार्मर को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, मतलब दोबारा उसको सोचाया, मतलब कि उस दृश्य को देखकर उसने दोबारा सोचा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो छत्ते, मतलब ये जो मधुमक्खियों के जो छत्ते का जो ये दृश्य था उसे देखकर हिज मेड द फार्मर रीथिंक, वो जो किसान था उसने दोबारा से उस चीज़ को सोचा। ही बिकेम कंपैशनेट टू द ट्री एंड टॉस्ड अवे हिज एक्स। चलिए क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है कंपैशनेट, जिसका मतलब होता है दयालु, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम कंपैशनेट। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं और उसको वर्ब बनाना चाहते हैं, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के लिए बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम कंपैशनेट, मतलब वह दयालु हो गया। टू द ट्री मतलब पेड़ के प्रति, वो पेड़ के प्रति दयालु हो गया। एंड टॉस्ड अवे, टॉस अवे मतलब फेंक देना, टॉस्ड अवे इज एक्स, और उसने अपनी कुल्हाड़ी को फेंक दिया। चलिए आगे देखिए। ही अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज़ की। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। दिस फ्रूटलेस ट्री इज़ होम ऑफ बर्ड्स। फ्रूटलेस का मतलब होता है फलों से रहित, मतलब जिस पर फल ना आते हो। तो उसने क्या किया, ये जो फ्रूटलेस मतलब ना फल देने वाला जो पेड़ है, इज़ होम वो घर है, ऑफ बर्ड्स पक्षियों का, दैट सिंग जो कि गाते हैं, सॉन्ग्स गानों को, फॉर मी मेरे लिए। इट कैन प्रोड्यूस हनी, और प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पादन करना, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, ये एक वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? इट कैन प्रोड्यूस हनी, मतलब ये जो है वो शहद का उत्पादन कर सकता है। आई विल नेवर कट इट, मैं इसे कभी भी नहीं काटूंगा। द फार्मर नाउ अंडरस्टूड, और ये दोस्तों अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड जिसका मतलब होता है समझना। द फार्मर नाउ अंडरस्टूड, अब जो किसान था वो समझ गया दैट की इन द स्कीम ऑफ द नेचर, मतलब कि जो नेचर का जो स्कीम है, या कह सकते हैं जो प्रकृति का जो नियम है, नथिंग इज़ यूजलेस, मतलब उस प्रकृति के जो नियम के अंतर्गत कुछ भी बेकार नहीं है। एट एनी स्टेज, किसी भी चरण में। चलिए, और दोस्तों ये बिल्कुल ठीक बात है, जो भी प्रकृति ने बनाया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, इंसानों के लिए अच्छा ही होता है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है?
वी शुड नॉट जज द वैल्यू ऑफ अदर्स विद ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड। क्या मतलब वो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी को कोई प्रकार की सलाह देते हैं तो हमेशा वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, वी शुड नॉट जज द वैल्यू ऑफ अदर्स। हमें कभी भी जो दूसरों की जो वैल्यू है उसको जज नहीं करना चाहिए विद ओनली सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, अपने जो हमारे हित हैं उनको देखते हुए इन माइंड, अपने दिमाग में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हमें कभी भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी थी और बहुत ही प्यारे से संदेश के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का जो प्रयास है वो भी आपको पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों यदि कहानी के बारे में आप कुछ भी बताना चाहें या जो अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। Have a nice day and bye.